Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nanak Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसकी चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स, इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। बच्चों, अब 9th क्लास में अक्सर बच्चों को इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही होती, ठीक है। आप लोग इसे दोबारा रीड कर लें, ठीक है। करेक्टर आपने सबसे पहले इतना पढ़ना है, करेक्टर फिर इज और फिर टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, मुझे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एंजाइम्स के खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियात को। तो बच्चों, हम आज के इस लेक्चर के अंदर एंजाइम्स की खसूसियात को जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि एंजाइम्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि एंजाइम्स के अंदर पाए जाते हैं। बच्चों, इससे पहले कि हम एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें, बच्चों हमारी बुक के अंदर स्टार्टिंग में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, हम उसको रीड कर लेते हैं। बच्चों, आप लोगों ने भी मेरी तरह 3 पॉइंट्स बना लेने। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए 3 हेडिंग्स बनाई हुई हैं, आप लोगों ने भी इसी तरह अपनी बुक के ऊपर 3 हेडिंग्स बना लेनी है। बच्चों, सबसे पहले एंजाइम्स की डेफिनेशन है। बच्चों, एक एंजाइम की डेफिनेशन हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। बच्चों, वो डेफिनेशन क्या थी? वो डेफिनेशन ये थी कि एंजाइम्स हमारे पास क्या है? एंजाइम्स हमारे पास प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बच्चों बढ़ा देते हैं। बच्चों, सेम यही डेफिनेशन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है, तो हम इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ लेते हैं। बच्चों देखिए, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब बच्चों, कैटलिस्ट किसे कहते हैं? बच्चों, आमतौर पर आप केमिस्ट्री के अंदर जब कभी भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, बच्चों केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चों, हमारे घरों में जो गैस आती है ये है मीथेन। अब बच्चों, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जब बर्न किया जाता है ना, जब मीथेन जो है, जब आप आग जलाते हैं चूल्हे में, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो बर्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। अब बच्चों, ये जो ऑक्सीजन की मीथेन की मौजूदगी में बर्निंग है, ठीक है बच्चों, केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन है। अब बच्चों, इस केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को तेज करने के लिए जो कोई चीज हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों, उससे हम कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट बच्चों केमिस्ट्री में हम किसे कहते हैं? ऐसी चीज जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बच्चों क्या करते हैं? बढ़ा दे, तेज कर दे, इसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। अब बच्चों, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट से क्या मुराद है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट से मुराद ये है कि ऐसे कैटलिस्ट जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग बॉडीज के अंदर पाए जाएंगे, उन्हें हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहेंगे। और बच्चों, हमारी बॉडीज के अंदर वो कौन सी चीज है जो कि केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देती है? बच्चों, वो है एंजाइम्स। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, एंजाइम्स है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, मतलब एंजाइम्स जो है वो लिविंग बॉडीज के अंदर केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ाते हैं। बच्चों, आगे देखिए, उसने एक्सप्लेन किया हुआ है एंजाइम्स हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि क्या करते हैं? स्पीड अप। स्पीड अप का मतलब क्या होता है? बढ़ा देना केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, जो कि केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को क्या करते हैं बच्चों? बढ़ा देते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। बच्चों, कंज्यूम का मतलब होता है खर्च होना, मतलब एंजाइम्स जो है ना बच्चों, वो रिएक्शन के दौरान खर्च नहीं होते। मेरी बात जहन में रखनी है आपने, एंजाइम्स जो है वो रिएक्शन के दौरान खर्च नहीं होते। मिसाल के तौर पर एक एंजाइम आया, उसने रिएक्शन को करवाया, रिएक्शन करवाने के बाद, ठीक है, जब वो रिएक्शन खत्म हो गया तो एंजाइम अपनी असली हालत में बरकरार रहेगा। मैं आपको आगे डायग्राम्स की मदद से भी इसको दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि एंजाइम्स क्या हैं? दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो कि क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। लेकिन वो जो रिएक्शन का जो अमल है, तो जो इसके दौरान ये इस्तेमाल नहीं होते। क्लियर? अब बच्चों, नेक्स्ट देखिए, इसकी नेचर क्या होती है। बच्चों, आपको पता है कि इंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, दे आर प्राइमरीली प्रोटीन्स। बच्चों, ये इब्तदाई तौर पर क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन्स होते हैं। बच्चों, हम आगे देखेंगे कुछ इंजाइम्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन्स नहीं है। वो कौन से इंजाइम्स हैं उनको हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे जहन में रखना है कि दे आर प्राइमरीली प्रोटीन्स। इब्तदाई तौर पर जो ज्यादातर इंजाइम्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? वो प्रोटीन्स होते हैं एंड आर हाईली स्पेसिफिक। और बच्चों, ये इंतहाई मखसूस होते हैं टू देयर सबस्ट्रेट्स। अब बच्चों, सबस्ट्रेट्स क्या होता है? अगर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द मॉलिक्यूल्स दैट अंडरगो एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस। बच्चों, वो मॉलिक्यूल्स जो, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स जो कि ऐसे रिएक्शन से गुजरते हैं जिनको एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं, बच्चों इनको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए आगे ना सबस्ट्रेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आगे सबस्ट्रेट का भी बताऊंगा। तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन पहले मार्क कर लें। उनके ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन से गुजरते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे क्या है, देखिए, एंजाइम्स जो हैं ये प्राइमरीली प्रोटीन्स होती हैं, और हर सबस्ट्रेट के लिए बच्चों, सबस्ट्रेट को हम एक और नाम देते हैं, इसे रिएक्टेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिएक्टेंट्स भी कहते हैं। आप लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। तो बच्चों, एंजाइम्स हैं ये सबसे इब्तदाई तौर पर प्रोटीन्स हैं और अपने रिएक्टेंट्स के लिहाज से ये इंतहाई मखसूस हैं। क्लियर?
अब बच्चों इसकी जो नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे वो है इंपॉर्टेंस। अहमियत में इसके क्या लिखेंगे, मोस्ट एंजाइम्स कैन स्पीड अप रिएक्शंस मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर देन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। अब बच्चों ज्यादातर जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों, वो रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देते हैं मिलियंस ऑफ टाइम्स, बच्चों लाखों गुना फास्टर तेज देन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमारे पास रिएक्शंस जो है ना जो वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैटालाइज्ड रिएक्शंस और एक होते हैं अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस। अब बच्चों कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन में फर्क क्या होता है, ठीक है। अब देखें बच्चों कैटालाइज आपको नाम से जाहिर, नाम से ही पता चलना चाहिए जो कैटालाइज है ना, ठीक है। देखिए यहाँ एक लफ्ज हमने पढ़ा कैटालिस्ट। कैटालिस्ट बच्चों क्या कहते हैं, किसी भी रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये कैटालिस्ट है, कोई भी ऐसी चीज जो कि रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा दे उसे कैटालिस्ट कहते हैं। कैटालाइज रिएक्शन बच्चों क्या है, ऐसा रिएक्शन, ठीक है, जिसकी रफ्तार बढ़ी हुई हो या जिसमें कैटालिस्ट इस्तेमाल हुआ हो उसे हम कैटालाइज रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कोई कैटालिस्ट इस्तेमाल ना हो, ठीक है, जिसकी रफ्तार जो है वो नॉर्मल हो, जिसकी रफ्तार को बढ़ाया ना गया हो, जिसकी रफ्तार को किसी कैटालिस्ट के जरिए ना बढ़ाया गया हो, बच्चों इसको हम कहते हैं अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। तो बच्चों वो कहते हैं कि जिन रिएक्शंस के अंदर एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं तो एंजाइम्स उन रिएक्शंस की स्पीड को बच्चों लाखों गुना तेज कर देते हैं बनिस्बत ऐसे रिएक्शंस के जिनमें एंजाइम्स इस्तेमाल नहीं होते। तो बच्चों ये इसकी अहमियत है एंजाइम्स की, कि ये एंजाइम्स की जो है वो कितनी हद तक मिलियंस ऑफ टाइम्स जो है वो रिएक्शंस की रफ्तार को क्या करते हैं बच्चों, बढ़ा देते हैं। तो बच्चों स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ है, 3 पॉइंट्स लिखे हुए, आप लोगों ने 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। बच्चों ये देखें मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम शो की हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो किस तरह से रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ाते हैं। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखें फर्स्ट करें कि आपके पास एक बॉल है। अब बच्चों बॉल को ये समझे रिएक्टेंट है। अब बच्चों आपसे कहा गया है कि आपने इस बॉल को यहाँ पे लेके आना है। अब बच्चों यहाँ पे बॉल को लाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स लगानी पड़ेगी और आपको बॉल को इस पॉइंट तक लाना पड़ेगा। जब बॉल इस पॉइंट तक आ जाएगी फिर आप जब इसे छोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ पे इजिली आ जाएगी, ठीक है, ऐसे ही है ना। अब बच्चों जो बॉल है ना ये रिएक्टेंट है और बच्चों वो एनर्जी जो कि आप इस बॉल के ऊपर लगाएंगे इसको पीक पॉइंट पर लाने के लिए बच्चों इस एनर्जी को हम कहते हैं बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है आपने इसको ध्यान में रखना है, ऐसी एनर्जी जो कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए होती है बच्चों, इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी ना बच्चों, ये CH4 जो है ये मीथेन होती है जो कि हमारे घरों में चूल्हों के अंदर आती है जिनको हम जल, ठीक है, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों ये क्या है, अब बच्चों आपने देखा होगा कि जब चूल्हा ऑन करते हैं, ठीक है, मीथेन वहां से निकल रही है, गैस निकल रही है अब हवा में ऑक्सीजन भी है लेकिन बच्चों वो आग जलती नहीं है। क्यों नहीं जलती बच्चों, हमें थोड़ी सी ना एनर्जी उसको देनी पड़ती है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, हम माचिस, ठीक है, माचिस लेते हैं और माचिस से जो है वो एक तीली लेके उसको जो है थोड़ी सी आग दे देते हैं। तो बच्चों जब उसे थोड़ी सी आग मिलेगी बच्चों वो फौरन से बर्न करने लग जाएगी। अब बच्चों को जो थोड़ी सी एनर्जी जो कि हमने उस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए प्रोवाइड की बच्चों, वो क्या है बच्चों, वो है एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और बच्चों यहाँ पे ये देखें ये रिएक्टेंट जो है जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये इस पॉइंट पे आएगा, उसके बाद बच्चों ये जो है यहाँ से खुद ब खुद जो है वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। अब बच्चों हमें किसी भी रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए ये जो पोर्शन है ना एक्टिवेशन एनर्जी का, ये हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। अब जो एंजाइम्स जो है वो किस तरह से रिएक्शंस की रफ्तार को स्पीड अप कर देते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। बच्चों क्या ही होगा कि देखें आप मुझे बताएं कि एक रिएक्टेंट है, एक आपने यहाँ से मूव करवा के उसे यहाँ पे लाना है और एक बच्चों आपने यहाँ से मूव करवा के यहाँ पे लाना है। मुझे बताएं कि आप कौन सी रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाएगा, तो आप फौरन से कहेंगे सर ये वाला जल्दी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चों हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी। जब बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो रिएक्शन की रफ्तार क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देने के लिए टाइम भी ज्यादा रिक्वायर होगा। तो बच्चों सेम एंजाइम्स जो है वो यही काम करते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो किसी भी रिएक्शन की रफ्तार को कैसे बढ़ा देते हैं बच्चों, वो उस रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज होने वाली एक्टिवेशन एनर्जी को बच्चों क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है बच्चों। ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर तो नहीं बनी हुई लेकिन मैंने आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए डायग्राम दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों के कंसेप्ट जो हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं कि किस तरह से जो एंजाइम्स हैं बच्चों वो रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में क्या फर्क है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में क्या फर्क है। बच्चों ऊपर सिर्फ सबस्ट्रेट की डेफिनेशन लिखी हुई थी बच्चों, लेकिन आप लोगों को प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसको डिजाइन कर दिया ताकि आप लोग इसको देख के इसको नोट डाउन कर लें। बच्चों सबस्ट्रेट की डेफिनेशन ऊपर पढ़ा है कि द मॉलिक्यूल दैट अंडरगो एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट।
अब बच्चों ऐसा मॉलिक्यूल जो कि ठीक है इंजाइम कंट्रोल रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शन को एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं, उनसे गुजरता है बच्चों, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और बच्चों वो मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस के नतीजा में बनता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान इसकी डेफिनेशन है, a molecule that is formed as a result of enzyme controlled reaction is called product। क्लियर? तो बच्चों देखें इसकी बहुत आसान से इसकी डेफिनेशन है, आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से याद कर लेना है। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट देखें, ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, अब बच्चों एग्जांपल देखें, ये आपको नजर आ रहा है एंजाइम है बच्चों, ये क्या है एंजाइम। अब बच्चों एंजाइम का ना वो हिस्सा जहां पे आके सबस्ट्रेट ने जुड़ना है या रिएक्टेंट ने जुड़ना है बच्चों, इसे हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का। हम इसको आगे पढ़ेंगे बच्चों, ये क्या होता है, दिस इज द एक्टिव साइट। तो आपने इस क्वेश्चन को ध्यान में रखने हैं कि वो जगह जहां पे आके सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं बच्चों, इसे हम एक्टिव साइट कहते हैं बच्चों। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बच्चों, ये देखें ये सबस्ट्रेट है, ये दोनों क्या है सबस्ट्रेट है। अब बच्चों इस एंजाइम में क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिलाना है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, मिलाना है। अब बच्चों होगा क्या, एक सबस्ट्रेट यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और एक सबस्ट्रेट यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। जब बच्चों अटैच हो गया तो एंजाइम्स क्या करेंगे बच्चों, इनको यहाँ पे आपस में मिला देंगे। अब बच्चों ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है। अब बच्चों एंजाइम के साथ ये जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल अटैच हो गए, बच्चों इनके अटैच होने से जो चीज बनती है ना बच्चों, उसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं बच्चों, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, ये आपके कॉन्सेप्ट है ना जो आपने इसको जहन में रखना है। ये भी तो आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आगे ये कॉन्सेप्ट जो है 12 मरतबा इस्तेमाल होगा, तो आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से जहन में रखना है। क्लियर? इसके बाद बच्चों देखें होता क्या है, यहाँ पे जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना बच्चों, उसके बाद फौरन बात क्या देखें, एंजाइम इन दोनों को मिलाना था, तो एंजाइम क्या करेगा, इन दोनों को आपस में मिला देगा। तो बच्चों दोनों आपस में मिल जाएंगे ना, फिर जो चीज बनेगी इसे कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं बच्चों, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद बच्चों क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे देखें आप कि जो पूरा रिएक्शन था, यहाँ पे एंजाइम जिस तरह रिएक्शन से पहले था बिल्कुल इसी तरह रिएक्शन के बाद में है। तो बच्चों वो डेफिनेशन जो कि हमने इसके स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि एंजाइम जो हैं बच्चों ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि स्पीड अप कर देते हैं केमिकल रिएक्शंस को विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। लेकिन बच्चों वो रिएक्शन के दौरान जो है वो कंज्यूम नहीं होते, वो खर्च नहीं होते। तो बच्चों यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह यहाँ पे एक एंजाइम है बच्चों, और इसने रिएक्शन को करवाकर और ये इसी तरह से रिएक्शन के आखिर में मौजूद है बच्चों, इसी तरह से दोबारा किसी और रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा बच्चों, एंजाइम जो है मुसलसल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन खुद ये रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते। तो बच्चों आप लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखने हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई आप लोगों ने इन्हें अच्छी तरह से याद करना है। क्लियर? तो बच्चों आए अब हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स को स्टडी करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम है ना, दिस इज द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। अब बच्चों एंजाइम्स की केमिकल नेचर क्या है, एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या है आखिर। ठीक है, आपसे एमसीक्यू आ जाए कि एंजाइम्स आर केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स या ऑल ऑफ दिस, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोटीन्स होगा। ठीक है, हम 12 मरतबा पढ़ चुके हैं कि एंजाइम्स जो है बच्चों वो क्या है, प्रोटीन्स है। तो देखिए बच्चों एंजाइम्स आर प्रीडोमिनेंटली प्रोटीन्स। एंजाइम्स हैं बच्चों वो क्या है, प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है गालिबन, गालिब मतलब बहुत ज्यादा तादाद के अंदर जो एंजाइम्स है ना बच्चों वो क्या है, वो है प्रोटीन्स। बच्चों टिपिकली आमतौर पर दे कंटेन 100 to 1000 अमाइनो एसिड्स। अब बच्चों हम इससे पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो किससे मिलकर बनती हैं बच्चों, अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। तो बच्चों जाहिर सी बात है जब एंजाइम्स जो है प्रोटीन्स हैं तो ये भी अमाइनो एसिड से मिलकर बनेंगी। अब बच्चों इनके अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद कितनी हो सकती है, वो कहता है कि इनके अंदर 100 से लेकर बच्चों 1000 अमाइनो एसिड्स तक इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आपकी बुक के अंदर एक छोटा सा बॉक्स लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्स है बच्चों, ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से याद रखना है बच्चों। वो कहता है कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स है ना बच्चों, वो भी एंजाइम्स के तौर पर काम करते हैं। एंजाइम्स के तौर पर काम करने से मुराद क्या है बच्चों, कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट से क्या मुराद है बच्चों, ये कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स लिविंग बॉडीज के अंदर होने वाले रिएक्शंस की रफ्तार को स्पीड अप करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो आप लोगों ने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो बच्चों यहाँ पे देखें सम आरएनए मॉलिक्यूल्स आल्सो एक्ट एज एंजाइम्स, कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स के तौर पर काम करते हैं। बच्चों जो ऐसा आरएनए होता है ना इसको हम नाम देते हैं राइबोजाइम। इसका नाम देते हैं बच्चों राइबोजाइम। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से याद रखना है। अब बच्चों राइबोजाइम्स मौजूद कहाँ पे होते हैं, आप इसकी डेफिनेशन की हेडिंग देंगे, डेफिनेशन के बाद बच्चों आप यहाँ पे इसकी लोकेशन की हेडिंग देंगे। किसकी हेडिंग देंगे बच्चों,
लोकेशन की एक मौजूद कहाँ पे होते हैं बच्चों, राइबोसोम्स आर प्राइमरीली इब्तदाई तौर पर कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों, राइबोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। बच्चों आपको पता है ना राइबोसोम्स क्या करते हैं, तो प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स कैसे बनाते हैं बच्चों, अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनाते हैं। अब बच्चों होता क्या है, दो अमाइनो एसिड्स को आपस में राइबोसोम्स क्या करते हैं, अलग अलग अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ते हैं। तो बच्चों उसमें दो अमाइनो एसिड्स को जो आपस में जोड़ने का काम है ना बच्चों, वो कौन करता है बच्चों, वो करता है राइबोजाइम। कौन करता है बच्चों, राइबोजाइम। और आपको पता है कि जो राइबोसोम्स हैं वो दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं बच्चों जिनसे राइबोसोम्स मिलकर बने होते हैं, एक को हम नाम देते हैं प्रोटीन्स का, और एक को हम किसका नाम देते हैं बच्चों, एक को हम नाम देते हैं राइबोसोमल आरएनए। किसका नाम देते हैं बच्चों, राइबोसोमल आरएनए। अब बच्चों जो राइबोसोमल आरएनए है ना, ये इन राइबोसोम्स के अंदर ठीक है किसके तौर पर एक्ट करता है, एज एन एंजाइम एक्ट करता है। और बच्चों ये क्या काम करता है, ये दो अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। तो ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, राइबोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ वायरसेस के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर भी पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने इन्हें ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं दोबारा बता रहा हूँ राइबोसोम क्या होते हैं। क्लियर बच्चों, आप लोगों ने जो पहला करेक्टर है ना, इस पे हेडिंग देनी है केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। इसकी आप हेडिंग देंगे और फिर आप नीचे जो है ठीक है इन दोनों पॉइंट्स को आप लिख देंगे। क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं करेक्टर एंजाइम का क्या है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। अब बच्चों हमारे पास जो एंजाइम्स है ना ठीक है, ये 3D ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। बच्चों 3D का मतलब क्या होता है, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। क्या होता है बच्चों, 3 डायमेंशनल। मिसाल के तौर पर बच्चों मैं यहाँ पे बच्चों ये मैं स्केयर ड्रॉ कर रहा हूँ। बच्चों ये जो स्केयर है ना देखें, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। अब बच्चों 2 डायमेंशन में है ठीक है, एक ये डायमेंशन में इसकी देख सकते हैं और ये डायमेंशन देख सकते हैं। ठीक है, हम ये तो नहीं ना देख सकते कि स्केयर कितना मोटा है, ऐसे ही है ना। बच्चों मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। बच्चों आपने सर्कल लें, बच्चों ये जो सर्कल है ना, मिसाल के तौर पर जैसे आप एक चूड़ी ले लें, बैंगल। बच्चों वो इस तरह सर्कल की शेप में बच्चों वो 2D है, वो क्या है बच्चों, 2 डायमेंशनल है। वो जिस तरह से अगर आप फुटबॉल ले लेंगे तो वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा, मतलब आप उसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई को देख सकते हैं। तो बच्चों जिस तरह से फुटबॉल होता है ना 3 डायमेंशनल, बिल्कुल इसी तरह का एंजाइम्स का स्ट्रक्चर होते हैं। एंजाइम्स प्रोसेस एंजाइम्स रखते हैं 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। बच्चों ग्लोब्यूलर का मतलब क्या होता है, ग्लोब को कहते हैं। ग्लोब आपको पता है ना, आपने देखा ऑफिस वगैरह में ना ठीक है ग्लोब पड़े होते हैं। ग्लोब क्या होता है, दुनिया का जिसपे सारा नक्शा बना होता है, एक वर्ल्ड होता है गोल सा, जिसपे इस दुनिया के अलग अलग ममालिक के नक्शे बने होते हैं। ठीक है, बच्चों से हम ग्लोब कहते हैं, मतलब ग्लोब मतलब गोल। तो बच्चों एंजाइम्स जो हैं ये 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है एंजाइम्स का। अब बच्चों इसकी अहमियत क्या होती है इस ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर की, दिस स्ट्रक्चर अलाउज देम टू फॉर्म एक्टिव साइट्स दैट कैन बाइंड स्पेसिफिकली टू सबस्ट्रेट्स। अब बच्चों इस स्ट्रक्चर की अहमियत क्या है, जो स्ट्रक्चर है बच्चों ये एंजाइम्स को अलाउ करते हैं, एंजाइम्स को इजाजत देते हैं कि बच्चों को क्या बनाए, वो बनाए एक्टिव साइट्स। अब बच्चों एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था ना, एक्टिव साइट्स जो है वो एंजाइम्स के ऊपर वो रीजन जहां पे सबस्ट्रेट ने एंजाइम के साथ आके अटैच होना, एंजाइम के साथ आके जुड़ना है, उसको हम बच्चों एक्टिव साइट कहते हैं। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों ये क्या करता है, ये अलाउ करता है कि वो एंजाइम्स क्या करें, एक्टिव साइट्स बनाएं। फिर उन एक्टिव साइट्स की मदद से क्या करें बच्चों, को जो एंजाइम्स हैं वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएं, जुड़ जाएं। ठीक है, तो देखें दिस स्ट्रक्चर अलाउज देम टू फॉर्म एक्टिव साइट। अभी जो स्ट्रक्चर है ये एक्टिव साइट बनाने की इजाजत देते हैं। दैट कैन बाइंड स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली का मतलब क्या होता है, मखसूस तौर पर। मैंने आपको बताया था ना कि हर रिएक्शन का एक मखसूस जो है, हर रिएक्शन के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक मखसूस एंजाइम मौजूद होता है। तो बच्चों जो एंजाइम है ना, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक रिएक्शन की एग्जांपल ले लेता हूं, जिसका मैं आपको नीचे डायग्राम में दिखाया हुआ है। मुझे मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन है ठीक है, इसमें एक सबस्ट्रेट है ए, ये इस एंजाइम के साथ जुड़ेगा और ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब बच्चों एक रिएक्शन है, बच्चों इस रिएक्शन के लिए एक मखसूस तरह का एंजाइम मौजूद है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और बच्चों इस एंजाइम के ऊपर ना ये आपको जो नजर आ रहा है ना हिस्सा है, जिस हिस्से पे आके सबस्ट्रेट ने इसके साथ अटैच होना है, तो जो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। क्या कहते हैं बच्चों, एक्टिव साइट कहते हैं। तो आपने इसे ध्यान में रखना, एक्टिव साइट क्या होता है, पार्ट ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम का वो हिस्सा वेयर सबस्ट्रेट बाइंड एंड अंडरगो केमिकल रिएक्शन, जहां पे सबस्ट्रेट जुड़ता है और केमिकल रिएक्शन जो है वो करवाते हैं, उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। मुझे इसके अलावा एक्टिव साइट की एक प्रॉपर डेफिनेशन है जिसको हम इंशाल्लाह ठीक है नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ एक्टिव साइट की डेफिनेशन ध्यान में रखें कि एक्टिव साइट क्या है, एंजाइम का वो हिस्सा जहां पे आके जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ आके जुड़ेगा और केमिकल रिएक्शन करवाएगा, इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से एक एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो स्पेसिफिकली मखसूस तौर पर अपने एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रही है और बच्चों वो रिएक्शन करवा रही है और लास्ट पे क्या बन रहे हैं बच्चों, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक जो है बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। बच्चों एंजाइम्स के हमने 2 कैरेक्टर्स पढ़े हैं और हमने एंजाइम्स का जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है हमने इसको पढ़ा है। बच्चों आप लोगों ने इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। एंजाइम्स वाला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आगे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं इस चैप्टर की, और इन पॉइंट्स के आगे आप लोगों को 12 मरतबा इनकी जरूरत पड़ेगी। आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से याद रखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।